बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। गैस का शदीद बहरान, सिंध में गैर मुय्यना मुद्दत तक सीएनजी की बंदिश, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम, ग्रीन बस सर्विस भी बंद, ट्रांसपोर्टर्स ने बस किरायों में मजीद इजाफा कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान का सुई सदरन गैस कंपनी के एमडीज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म, सीएनजी एसोसिएशन और सुई गैस हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात, सुई गैस हुक्काम का निजी बिजली घर को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए गैस सप्लाई बंद करने का फैसला, सीएनजी एसोसिएशन का सुई सदरन गैस कंपनी के बाहर धरना देने का ऐलान। जुनैद माखड़ा कहते हैं 24 घंटे में मसला हल ना हुआ तो एहतजाज किया जाएगा, गैस कंपनी अपने मुआहदे का पास रखे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ रिफाई प्लॉट को रिहायशी प्लॉट में तब्दील करके कसीरुल मंजिला इमारत बनाने की कोशिशें ताहाल नाकाम। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद जिलाई बल्दियाती इंतजामिया खाली प्लॉट को पार्क न बना सकी। 5 साल गुजर गए लेकिन अब भी ये प्लॉट उजड़े हुए जंगल का मंजर पेश कर रहा है और इंतजार इस बात का है कि बिल्डर्स माफिया का कोई बाअसर शख्स इस प्लॉट को हथियाने में कामयाब हो जाए। इलाका रिहायशी जिलाई इंतजामिया के मुतहर्रिक होने के मुंतजर, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे उड़ाने में मसरूफ। कराची के इलाके एहसानाबाद सेक्टर 1 और अतराफ के इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे उड़ाने में मसरूफ, सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का इलाके का दौरा, वजीर बल्दियात सईद गनी पर तनकीद, बोले वजीर बल्दियात को चाहिए हाजिरियों के बजाय लोगों की तकलीफ देखें। जिला शर्की के चेयरमैन मोईद अनवर ने मेट्रो 1 न्यूज की खबर का नोटिस ले लिया, मसला हल करने की हिदायत। नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी और मुख्तलिफ स्टोरीज़ में जो एक स्टोरी है कराची के इलाके गुलशन इकबाल की, उसके हवाले से आज हमने अपने स्टूडियोज़ में यहाँ दावत दी है जनाब काजिम पाशा को, जो कि साबका प्रोड्यूसर हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, बहुत अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काजिम पाशा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे गैस के बहरान के हवाले से। ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने आज पहिया जाम रखा और क्योंकि सीएनजी स्टेशंस को गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है और इसमें जो बस के किराए हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस वक्त गैस के इस बहरान का नोटिस ले लिया है और सुई सदरन गैस कंपनी के एमडीज़ के खिलाफ इस वक्त इंक्वायरीज भी जारी करने का हुक्म कर दिया है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे मोहम्मद शहबाज साहब से, जो कि तर्जुमान हैं एसएसजी सुई सदरन गैस कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि ये जो गैस का बहरान है जिसकी वजह से सीएनजी स्टेशंस को गैर मुय्यना मुद्दत तक गैस की फराहमी बंद कर दी गई है और साथ ही साथ अब ये सुनने में आ रहा है कि कराची के निजी बिजली घर को भी गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी, वजह क्या है इस बहरान की? देखिए, हमारे दो जो गैस मिल्स हैं जी, केपी कुन्ना प्रसाद की और गंबट, वहां से हमें गैस की फ्लो कम हुई है, सप्लाई कम हुई है जी। और जो हमारे पास, और दूसरी तरफ हमारे पास सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये जो हमारा डिमांड सप्लाई का गैप है वो बहुत बढ़ गया है। और जो लोड मैनेजमेंट का हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सीएनजी सेक्टर सबसे नीचे है, तो बाकी कस्टमर्स को हम गैस दे रहे हैं और हमने सीएनजी को इसलिए बंद किया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या आरएलएनजी जो है लिक्विड नेचुरल गैस, जो कि इंपोर्ट की जाती है दूसरे ममालिक से, कतर से आती है, मुख्तलिफ ममालिक से आती है, क्या ये सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का नेमुल बदल हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। वो ये सारे गैस है, तो ये कंप्रेस हो जाता है, वो लिक्विफाइड होता है, बस तब एवरीथिंग कैन बी आरएनजी। अच्छा, आपकी नॉलेज में होगा कराची की बंदरगाह से एक जहाज वापस किया गया है जो कि आरएलएनजी लेकर आया था, यानी लिक्विड नेचुरल गैस को लाया गया था, यहाँ बंदरगाह पे लंगर अंदाज भी हुआ लेकिन उसे वापस कर दिया गया है।
देखिए, आरएनजी पे जो सीएनजी वाले दे रहे हैं वो पंजाब में है और केपीके में, वो हमारे फ्रेंचाइज एरिया में जिसके बलूचिस्तान में नहीं है। तो जो गैस का बहरान पंजाब में आया है वो ये जो भी आपने आरएनजी का जिक्र किया उसकी वजह से आया है जी। लेकिन जो हमारे यहाँ गैस का बहरान आया है वो दूसरी वजह है। सो इन दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो प्रॉब्ली यू विल नॉट। शहबाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि जराए ये कहते हैं कि ना गंबट की गैस फील्ड्स में गैस की कमी है, ना वो जो गैस फील्ड से जो गैस निकल रही है ना उसमें कमी है, ना ही ढेरकी में कमी आई है, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस वक्त इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुई सदरन गैस कंपनी के एमडीज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म क्यों देते? देखिए, इंक्वायरी का मतलब इन्वेस्टिगेशन है और वो एक्चुअल पोजीशन को देखना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ और मैं कल इंशाल्लाह वो हमारी एमडी पीटीएल से भी बात हुई है और उन्होंने इसको डिनाई किया है कि उन्होंने कैसा कोई स्टेटमेंट दिया है। और हम वो कल इंशाल्लाह। सर, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे, बाकायदा नोटिफिकेशन है, इंक्वायरी का जो लेटर निकला है वो बाकायदा दिखाया जा रहा है। सर, ये तो ऑफिशियल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम से मंसूब करके कोई जाली लेटर, कोई गलत लेटर तो नहीं बताया जा सकता ना? मेरे दोस्त, मैं अभी आपको पहले तो वो क्लियर कर दूं ना, जो अभी आपने कहा है कि गंबट में और यहाँ पे प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ और मैं आप लोगों से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसको पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म वाली बात पे भी आ जाऊंगा जी। ठीक है, तो ये जो गंबट की बात आपने की कि, और ये काफी न्यूज चैनल्स में कहा गया कि पीपीएल, हमने उसको डिनाई भी किया, वहाँ पे हमारी बात हुई है एमडी पीपीएल से और उन्होंने एक्चुअली उसको डिनाई किया और इंशाल्लाह कल सुबह मैं उनके लेटर हेड पे उनका बयान भी आपको मीडिया को दे दूंगा। तो ये पहली तो ये मिस इन्फॉर्मेशन की गई है मीडिया में और मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि उन्होंने दिखाया कि पीपीएल में जो है वो गैस सप्लाई बिल्कुल सही आ रही है और जब उस सप्लाई का जब आप डेटा देखते हैं तो वो अक्टूबर का डेटा है। तो इट हैज बीन मिसस्पेंड। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि यस, गंबट से हमें गैस कम आ रही है, अगेंस्ट 50 हमारे पास 25 MMCFD आ रही है, सॉरी के कम आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन हुई है। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट जो अभी आपने दिया कि इमरान खान साहब ने इंक्वायरी का कहा है, उसमें उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगा और हम उनको पूरी पोजीशन बताएंगे। वी विल गिव हिम ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड जो इन्फॉर्मेशन हमने जैसे सीएनजी के साथी हमारे पास आए थे कल और उनको हमने बताया पूरा आज सुबह और वो बिल्कुल उस पर क्लियर होके गए। तो कि सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल बिकॉज अगर सप्लाई पीके से कम आएगी तो मुझे तो लोड को मैनेज करना है ना। और ये जो लोड मैनेजमेंट है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें दिया हुआ है जी। फॉलोइंग दैट। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगा शहबाज साहब कि सिंध से जो गैस हासिल होती है उसकी खपत सिंध में कितनी है और पंजाब कितनी भेजी जाती है? देखिए, ये सवाल अक्सर आता है। देखिए, हम ये गैस एलोकेशन है, ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला गवर्नमेंट का है। तो ये सवाल आप गवर्नमेंट से पूछिए, मिनिस्ट्री से पूछिए, ओगरा से पूछिए। हमें तो जो गैस एलोकेट हो गई है हमें उस एलोकेशन पे। सर, वही एलोकेशन तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल बात तो नहीं है ना सर? पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। आप बता दें कि कितने फीसद गैस जो सिंध से हासिल होती है वो सिंध को सप्लाई की जाती है और कितना हिस्सा गैस का पंजाब को सप्लाई किया जाता है? ये एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं आपको सर, आप आर्बिट्रेटरी फिगर दे दें, कोई एक अंदाजन फिगर दे दें। आप स्पोक्समैन है, तर्जुमान है, सूबों को जो गैस तकसीम की जा रही है उसकी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए ना सर? मेरे दोस्त अभी नहीं है मेरे पास, तो मैंने आपको बता दिया नहीं है। मैं आप उससे कल पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि सारा बहरान जो है ये मसनूई बहरान पैदा किया गया है। इसकी एक वजह यह है कि लिक्विड नेचुरल गैस जो कि इस सुई सदरन गैस की गैस से काफी महंगी है, वो खरीदने पर मजबूर करना है गवर्नमेंट को। इसके अलावा सिंध से जो गैस हासिल होती है उसका बेशतर हिस्सा पंजाब में सप्लाई किया जा रहा है। गैस सिंध से हासिल होती है, सिंध की आवाम गैस से महरूम है, पंजाब को पूरी सप्लाई की जा रही है। मुझे इस बात का जवाब दे दें। देखिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का कॉन्सेप्ट ये भी कुछ मीडिया हज़रात में
कुछ लोगों ने कहा है कि इस वजह से एक बहरान क्रिएट किया जा रहा है। यही बात उस वक्त भी की गई थी जबकि इलेक्ट्रिक को हमने गैस की कमी की थी। ये बड़ा आसान है कह देना, लेकिन प्लीज ये समझिएगा कि एक्चुअल डेटा है ये कि मेरे पास गंबट से और कर्नलबसाकी से कम हुई है गैस। मेरे पास ऑलरेडी विंटर्स में गैस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोयटा में, मैं इस वक्त कोयटा में बैठा हुआ हूँ, कोयटा में ठंड है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते विदाउट गैस हीटर्स, तो यहाँ डिमांड बढ़ी है। सर तकरीबन मुझे ये बताइएगा सर, इतना अगर किसी गैस फील्ड से सप्लाई कम हो जाए तो फिर वो मुझे तो कहीं ना कहीं मैनेज करना है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी इतना तो आपके पास डाटा होगा ना कि कराची के सीएनजी या सिंध के सीएनजी स्टेशंस को कितने CMMFD गैस जो है वो प्रोवाइड की जाती है और कितना शॉर्टफॉल आया है सर, ये तो डाटा आपके पास होना चाहिए ना। या आप कराची की निजी बिजली घर को कितनी गैस फराहम करते हैं? शॉर्टफॉल है जी, टोटल 200 MMCFD का शॉर्टफॉल है जी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, और मुझे कोई 70 MMCFD देनी पड़ती है CNG सेक्टर। जी सर, और आप कराची के निजी बिजली घर को कितनी CMMFD प्रोवाइड करते हैं? देखिए यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि जब भी आपके पास गैस होगा सबसे पहले आप डोमेस्टिक को देंगे, डोमेस्टिक और कमर्शियल को देंगे, उसके बाद आप IPPs को देंगे, उसके बाद आप ठीक है सर, कैप्टिव पावर को देंगे, और द लास्ट प्रायोरिटी इज CNG सेक्टर। ठीक है, मेरे पास जब गैस 200 MMCFD कम है तो मुझे सबसे तो सर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 200 CMMFD जो कम हो रही है, ये दरअसल सिंध में ये कमी की जा रही है ना सर, सिंध की सप्लाई में 200 की कमी आ गई है ना सर, आपके कहने का मकसद यही है? नहीं सॉरी, आप सवाल फिर से कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो गैस फील्ड्स में आप बता रहे हैं तकरीबन 200 CMMFD की कमी आई है, तो ये 200 CMMFD सिंध में कम सप्लाई की जा रही है? देखिए ऐसे नहीं है सर, जो गैस की यानी जो गैस की हासिल करने में जो कमी आई है वो कमी सिंध में कर दी गई है ना सर, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, ऐसे नहीं है, ये इसको समझिएगा कि ये कमी होती है जी, ठीक है, और इसीलिए आप नॉर्मल डेज में भी देखते हैं कि हम इंडस्ट्री की और गैस की हॉलीडेज करते हैं जी, तो वो हम लोड को मैनेज कर रहे होते हैं। चले सर, कल हम इस पे फॉलो अप स्टोरी लेंगे, लेकिन ये अभी एक नॉर्मल कमी हुई है जी जी, वजह से ये प्रॉब्लम। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम आपसे कल दोबारा फॉलो अप स्टोरी लेंगे, जो मैंने आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगे हैं सर, उसके साथ कल आप प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेने चाहेंगे और वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम इकबाल ब्लॉक 17 के एक रिफाई प्लॉट के हवाले से, जहाँ पे पार्क बनाने का हुक्म हाईकोर्ट की तरफ से आ गया था, लेकिन 5 या 6 साल या 7 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक उस प्लॉट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। बात करेंगे गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के हवाले से, जहां एक रिफाई प्लॉट मौजूद है और इस रिफाई प्लॉट के ऊपर पार्क बनाने के अहकाम सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सादिर हो गए थे। यानी 2005 में ये केस फाइल किया गया था, 2011 में इसका तफसीली फैसला आ गया था, जिसमें ये कहा गया था कि चूंकि ये प्लॉट मास्टर प्लान में मौजूद है और मास्टर प्लान में जो चीज़ मौजूद हो उसे चेंज नहीं किया जा सकता, ये एक एमिनिटी प्लॉट का हिस्सा है। यहाँ पे अगर इसको रिहायशी प्लॉट में कन्वर्ट भी कर दिया जाए तो इसके ऊपर कोई इमारत या कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती, और अगर यहाँ पे एक बाग या एक पार्क तामीर किया जाता है तो फिर इससे तमाम जो रहने वाले हैं अतराफ के, उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के साबिक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अस्सलाम वालेकुम काजिम साहब, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सर ये ज़रा सा बताइएगा कि जो केस किया गया हाई कोर्ट में और उसके बाद ये एक आपकी रिहाइश भी दरअसल बिल्कुल उसी इलाके में है, और इस पार्क की अगर मैं बात करूँ तो इसके अक़ब में बिल्कुल काजिम साहब की रिहाइश है 7 हेवेंस में, और इसी तरह अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ इसके मुख्तलिफ रिहायशी इलाके हैं। अगर यहाँ पे कोई कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है तो उसके पीछे के जितने रिहायशी इलाके हैं, एक तो वो यानी हवा, धूप, ये तमाम चीज़ें उनके सामने से रोक ली जाएंगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मास्टर प्लान में ये जो लैंड है, ये ज़मीन का टुकड़ा ख़ास तौर पे गार्डन यानी रॉकी गार्डन के नाम से ये एलोकेट हुआ हुआ है। जी सर, क्या कहेंगे? थोड़ी सी मैं इसकी ब्रीफिंग ज़रा सा चाहूँगा कि हो जाए कि ये ब्लॉक 17 गुलशन इकबाल नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल पीछे, और एक
बात वो अहम बात यह है कि ब्लॉक 17 में कोई पार्क नुमा कोई चीज़ नहीं है। जो बने थे वो उजड़ गए हैं, जो बल्कि 17 में कोई। अच्छा, ये 2005 में नहीं 1995 में इसमें ये जो उसका अतराफ में जो मकानात थे उसमें हम भी आए। हमसे पहले का ये केस चल रहा है जब कमिश्नर के अंडर में ये होते थे, मसूद नबी नूर साहब यहाँ कमिश्नर थे, उस वक्त भी इसको इमारत बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि इमारत नहीं बनेगी। अच्छा सर, ये तकरीबन 1665 स्क्वायर यार्ड जगह 1556 जी सर, तकरीबन 1,500 गज के करीब, ये मुरब्बा गज के करीब। और जैसे मास्टर प्लान में ये रॉकी गार्डन है ये, तो हमने उस जमाने के जो थे उनको हमने उनसे पूछा कि इसको अगर हम भरवा दें तो ये गार्डन की शक्ल में, कब कोई बात नहीं, तो अखराजात क्योंकि काफी आएंगे, जाती अखराजात किए अहले। थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है ना सर, इस जी, तो इस वजह से रॉकी गार्डन इसको कहा गया है, क्योंकि वहाँ जितने यानी एक तो सर एरिया भी सेंसिटिव है, रेंजर्स की रिहाइश भी है वहाँ पे, डीजी की रिहाइश उसके बिल्कुल सामने है, नेशनल स्टेडियम की पार्किंग उसके बिल्कुल सामने पड़ती है, आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम भी बिल्कुल विसिनिटी में है, इसके अलावा लकी प्लाजा है, बाकी चीज़ें, मतलब ये एक काफ़ी अहम और सेंसिटिव एरिया और कई अरसे से ये आबाद भी है। सर आपसे पूछना ही चाहूँगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं, या ये कि इस प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट बनाकर इस पर कसीरुल मंजिला इमारत बनवाना चाहते हैं? देखिए, एक मैं वाज़े तौर पे ये कहूँगा कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सियासी ब्राइब के तौर पे इस प्लॉट को इस्तेमाल किया। अच्छा, यानी जिस सियासी जमात की या किसी की अगर खुशनुदी हासिल करनी चाहिए तो उसे ये प्लॉट दे दिया जाता है, या सियासी जमात ने किसी फर्द की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए, उस फर्द को ये लॉट कर दिया जाए। सेम इसके साथ यही हुआ कि ये मुख्तलिफ अदवार में सियासी तौर पर दिया जाता रहा, लेकिन 1995 में जब मैं आया और मेरे अच्छा ये जो रफाई प्लॉट है या ये जो गार्डन बनाने का, जिसे पार्क बनाने का कहा गया है, ये दरअसल जिला शर्की जो है उसके अंडर में आता है, जिला शर्की, और उन्हीं को अहकाम जारी किया गया कि इसे पार्क में कन्वर्ट किया जाए। ये एक्चुअली तो हाई कोर्ट के जो जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि फैसला था कि एमिनिटी पार्क का प्लॉट जो है ना वो कमर्शियल नहीं हो सकता किसी तौर पे, और अगर जो उन्होंने ड्यूज लिए हैं, जो जिन्होंने ये कब्जा किया हुआ था, वो केडीए से रुजू करे और वो पैसे वापस लें, ये तक फैसले में लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्यों ज़्यादा इसमें और वो होता रहा कि मुख्तलिफ दौर में जब हम ये केस का फैसला भी हो गया, कभी कोई आके इसकी पैमाइश शुरू कर देता था, पता लगा कि कोई पार्किंग बनाने के चक्कर में हो गया, अच्छा पता लगा कि कोई और आके वो बस ऐसे कुछ दिन के लिए यहाँ पे। अब जो मैंने रिक्वेस्ट की उसकी वजह ये थी कि जो शहर में इस वक्त जो वो जो है मलबा जमा हुआ है ना, वहाँ लाके लोगों ने मलबा गिराना शुरू कर दिया उस प्लॉट के ऊपर। बिल्कुल सर, कब्जा करने का पहले यही तरीका होता है कि या तो कोई वहां पे कचरा डालना शुरू कर देते हैं, कचरा कुंडी बनाते हैं, फिर एक आध कोई छोटी मोटी झुग्गियां लगवाते हैं, फिर बाउंड्री खींचते हैं, और फिर वो प्लॉट पे कब्जा कर लिया जाता है। अच्छा, इसी हवाले से सर हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जिला शर्की मोहिद अनवर साहब, इनसे हम बात करना चाहेंगे। चेयरमैन डीएमसी ईस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहिद भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। मैंने हर तौर पे इस फैसले के मुताबिक पिछली रिजीम में भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन जब सियासी वो नहीं था, जब भी मैंने ये फैसला वहाँ पे पहुँचाया, इसकी फाइल बनी और गुम हो जाती है वहाँ से। जब जाओ तो कहते हैं अच्छा, जवाब यही आता है कि अच्छा हमें पता तो नहीं है, इस बारे में पता नहीं था। अच्छा, तखमीना क्या है सर? अच्छा सर, मोहिद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन डीएमसी ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहिद भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मोहिद भाई, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, आ रही है आवाज़, आ रही है। मोहित साहब, ये बताइएगा कि ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 नेशनल स्टेडियम के अक़ब में वाक़े एक रिफाई प्लॉट है, जिसके ऊपर केस भी किया गया और हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए कि चूंकि रिफाई प्लॉट है और इसको कमर्शियल या रेजिडेंशियल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे पार्क, क्योंकि मास्टर प्लान में ये रॉकी गार्डन बाकायदा स्पेसिफाइड लैंड है, ये कोई अनस्पेसिफाइड लैंड नहीं है कि जिसे किसी को भी अलॉट कर दिया जाए। तो सर तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, 2011 का फैसला है, और इतने इम्पोर्टेंट नेशनल स्टेडियम, डीजी रेंजर्स की रिहाइश और तमाम एक अच्छे इलाके में ये पार्क मौजूद है, जबकि ब्लॉक 17 में कोई और पार्क भी नहीं है सर, तो इसे पार्क में क्यों नहीं बदल दिया जाता?
नहीं जी, ये बात नहीं है कि पार्क और नहीं है, पार्क है, पीछे बने हुए हैं पार्क। सर वो ब्लॉक 16 में है जिस पार्क की आप बात कर रहे हैं? जू भी है, मिनी जू भी है, थोड़ा सा आगे जाकर। मेरा क्या मतलब है, इस पार्क को ना काफी अच्छे से केस चल रहा था, डिस्प्यूटेड मैटर था, ये हमारे आने के बाद भी ये मेरे ख्याल में डिस्प्यूटेड रहा है। अभी ये मुझे नॉलेज में आया है कि क्लियर हो गया है, और मैंने पर्सनली इसका कुछ विजिट भी किया था। जी जी। और वहाँ एक आपके पीटीवी के वो रहते हैं सर, मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं काजिम पाशा साहब। हाँ, पाशा साहब। मोहित भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए थे। अस्सलाम वालेकुम। लाया था सर, मैं मना नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके कहने पर मैं तशरीफ लाया था। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है ये नेक्स्ट मंथ जनवरी में हम ये पार्क बनाएंगे इंशाल्लाह इसको। सर, इसमें काजिम पाशा साहब की शिकायत ये है कि या ये कहना चाहते हैं कि इस पे मुख्तलिफ लोग जो है ना वो आगे पैमाइश करने लगते हैं, और इनको खदशा ये है कि अगर इस रिफाई प्लॉट को अब पार्क में तब्दील ना किया गया तो कोई ना कोई बासर शख्स इसको केडीए से या मास्टर प्लान ग्रुप से इसको चेंज करवा के इसको रेजिडेंशियल कराया जाएगा, उसके बाद कमर्शियल कराया जाएगा और कसीरुल मंजिला इमारत इस पर तामीर कर दी जाएगी। इससे तो ये बेफिक्र हो जाए। अभी माशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है कि मियां साहब को, उसके बाद तो कोई ऐसे प्लॉटों में अब बिल्कुल कब्जे नहीं हो रहे, जो पिछले कब्जे हुए थे वो भी क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन जोन में जो पार्क है, जगह जो ये पार्क की है और ये पार्क ही बनेगा, और अगर कोई इस पे कब्जे करने की कोशिश भी करेगा तो उसका कब्जा नहीं होगा। और कासिम पाशा साहब से ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो उधर के रिहायशी है, मैं उधर के अपने चेयरमैन को भी बोल सकता हूँ कि भाई उसको भी वो मैं करता हूँ, पाबंद करता हूँ कि भाई अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा चीज होती है 1-1.5 महीने के अंदर, जब तक हम उसका टेंडर होगा बाकायदा, टेंडर के बाद ही इसका प्रोसेस शुरू होगा पार्क बनने का। तो मलबा डंप जी जी। अच्छा, आजकल इसमें मोहित साहब जो मलबा है ना जो मुख्तलिफ इलाकों से उठाया जा रहा है वो यहाँ डंप किया जा रहा है, सर ये कोई कचरा कुंडी तो नहीं है, एक पार्क की साइट है? क्या कह रहे हैं आप? सर मलबा जो है मुख्तलिफ जगहों से मलबा यहाँ पे डंप किया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, पार्क की जगह है। अगर इस तरह मलबा डंप किया जाने लगा तो फिर तो सर ये प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। जब आप टेंडर देंगे तो जो कंपनीज देखेंगी वो कहेंगी पहले यहाँ से मलबा हटाया जाएगा। अगर कोई मलबा सरकारी आदमी डाल रहा है तो बिल्कुल प्लॉट पे नहीं डाल सकते, और अगर कोई प्राइवेट इधर भी कोई तोड़ फोड़ कर वहां पे अगर कोई मलबा अपना घर का कोई मलबा फेंक रहा है तो उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम पाबंद करते हैं। मोहित साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तकरीबन 1500 स्क्वायर यार्ड्स का पार्क बनाने पे तकरीबन क्या तखमीना आता है सर, कितना खर्चा आ जाता है जो मतलब आपकी जो डीएमसी है वो इतने अरसे से इसको पार्क नहीं बना पाई है? नहीं, देखिए अभी तो हमारे पास तो कोई ऐसा बजट है ही कि हम पार्क बनाए। हम अभी आजी की जो 10-11 साल की जो खराबियां हैं, जो रोडों पे टूट का शिकार हैं, जो लाइटें बंद हैं, जो हमारा काम नहीं है सीवरेज की लाइनों को सीधा करना या उनकी नई लाइनें डालना, वो हम कर रहे हैं। पार्क की तरफ तो अब हम गए ही। अब हमने अभी इस साल में, समझे इस साल से मुराद जून के बाद से ही हमने ये पार्क के टेंडर स्टार्ट किए हैं। नए बजट में हमने पार्क के लिए रखा है, पार्क की डेवलपमेंट के लिए, पार्क के मेंटेनेंस के लिए पैसे रखे हैं, उसी के अंदर हम इंशाल्लाह ये पार्क भी बनाएंगे। ठीक है। अच्छा मोहित साहब, आपसे हम बात करना चाहेंगे कराची के इलाके एहसनाबाद के हवाले से भी। मुझे ये बता दीजिएगा कि वहाँ पे जो सीवरेज का गंदा पानी जमा हुआ और फिर हलीम आदिल शेख साहब ने वहाँ पे विजिट भी किया, उसका नोटिस आपने लिया है सर, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? देखिए, पहले तो फिर मैं ये बोल दूंगा कि जी मेरा काम नहीं था वहाँ पे पानी की लाइनें डलवाना या इसको क्लियर करवाना। सीवरेज का वाटर सीवरेज का इशू था, पर वहाँ के मुकीम जो लोग रिहायशी थे वो हमारे भी थे, वहाँ पे वोटर्स हमारे लोग थे, या उन्होंने भी हमें कंप्लेन की, हलीम आदिल शेख साहब ने भी कंप्लेन की, जिसके ऊपर हमने फौरी तौर से, मैंने खुद भी विजिट किया कि ऐसा हो रहा था कि गलियां पानी से भरी हुई हैं, घरों के अंदर पानी जा रहा है। मैंने सीवरेज वालों को कई बार उसके बाद कई बार फोन किया कि भाई आइए मिलकर काम करते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है, डायरेक्शन आपकी है, काम हमारे लोग कर लेंगे। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वाटर एंड सीवरेज वालों ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, जिसकी मजबूरी में हमें खुद वहाँ पे काम करवाना पड़ा। जी जी। तो कितने दिन में तकरीबन ये इलाका जो है यहाँ से ये पानी क्लियर हो जाएगा, ये लाइनें डाल ली जाएंगी? क्योंकि बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, काफी प्रॉब्लम्स हैं उस इलाके में। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे स्कूल का इशू आ रहा है, इमाम बारगाहें हैं, मसाजिद हैं,
लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। तो बिल्कुल हमने इंशाल्लाह उसको एक आध दिन के अंदर उसको हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, काफी काम तो जब मैंने विजिट किया था वो पाइप जलना शुरू हो गए थे। अब उसको आगे से जोड़ना है, आगे वाले जो सीवरेज का नाला है उससे अपना गटर से उसको करना, कनेक्ट करना है ताकि वो पानी नीचे आ जाए। पहले पानी नीचे आएगा तो फिर आगे की सफाई शुरू होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन अनवर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू ज्वाइन करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो इस मौजू पर मजीद बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 की, जहाँ पे एक पार्क, एक रफाई प्लॉट की जगह जो कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को ये प्लॉट दिया जाता रहा, लेकिन वहाँ के रिहायशी जो कि कंटिन्यूसली ये कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह कोई बिल्डर माफिया, कोई शख्स ये प्लॉट हासिल ना कर सके। इनकी मेहनतें आज रंग लाई हैं। हम ये भी देखते हैं कि 2005 में केस फाइल किया गया, 2011 में उसका फैसला आया, 2011 में मज़ीद एक और केस फाइल किया गया। जो इन लोगों के ख़िलाफ़ केस फाइल किया गया, जो पिटिशनर थे जिन्होंने ये फ़ैसला लिया था, लेकिन बहरहाल नॉन प्रोसिक्यूशन पे वो केस भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मसले को उलझाने के लिए या इसे तातुल का शिकार करने के लिए ये केस फाइल किया गया था। बहरहाल अब आज इस प्रोग्राम में टेलीफोन कॉल पर शिरकत करके मोहिउद्दीन अनवर साहब, जो कि चेयरमैन हैं DMC ईस्ट के, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जनवरी में इस पार्क पे काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में जो बजट्स एलोकेट किए गए हैं पार्क्स के लिए, उससे पहले पार्क्स के लिए बजट मौजूद नहीं था। अब बजट भी एलोकेट हो चुका है, अब इसके टेंडर किया जाएगा, टेंडर के बाद यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा। लेकिन हमारे इस शहर में पार्कों की सूरत हाल बहुत अबतर है। हम किसी भी ज़िले की बात करें, हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पे पार्क्स की बहुत कमी है। जो पार्क्स मौजूद हैं, इवन जहाँ पे बाउंड्री भी मौजूद है, जहाँ पहले कोई घास हुआ करती थी या सरसब्ज़ व शादाब बाग हुआ करते थे, आज वो जुड़े हुए मैदानों का मंजर पेश करते हैं। कोई क्रिकेट ग्राउंड्स, कोई हॉकी ग्राउंड्स, कोई फुटबॉल ग्राउंड्स नहीं है। ऐसे में जो पार्क्स मौजूद भी हैं उस पर भी बिल्डर माफिया आंख लगा के बैठती है कि अगर कोई इसका पुरसाने हाल ना हो, कोई वाली वारिस ना हो, तो फिर कुछ महकमों की मदद से इसे अपने नाम करा लिया जाता है। और इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि एक जब ज़मीन का टुकड़ा मिल जाता है तो उसके बाद उस पर कसीरुल मंजिला इमारत बना के और फिर उस पर मुनाफा कमाया जाता है। तो इस तरीके से कराची में सिलसिला आम है। और आप इसी हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो सर्कुलर रेलवे है उसका जो ट्रैक है वो वागुजार कराया जा रहा है। इस वक्त एक जो बात अच्छी देखने में आ रही है वो ये है कि शहर में तकरीबन तमाम तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। एक ऐसी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें कोई शख्स भी इसके बीच में नहीं आ पा रहा है। और वजह उसकी यह है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से वाज़े अहकामात मौजूद हैं। जो इसमें तात्तुल आ गया था, जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुज़िश्ता रोज़ ये कह के ये अहकामात रोक दिए थे कि जब तक कि सिंध हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से और बल्दियाती हुकूमत की जानिब से एक कंबाइंड प्लान नहीं आ जाता, उस वक्त तक रिहायशी जगहों को और कारोबारी इदारों को तजावुज़ात के खात्मे के लिए ना गिराया जाए। लेकिन बहरहाल आज फिर से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इस मुहिम को जारी रखने के ऑर्डर्स आ गए हैं। हाँ, अलबत्ता एक चेंज ज़रूर आया है कि 15 दिन के नोटिस के बजाय रिहायशी इलाकों को या जो घर वहाँ पर बनाए गए हैं या कारोबारी सरगर्मियाँ जहाँ जारी हैं वहाँ पे 45 दिन का नोटिस दिया जाएगा। काजिम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजिम साहब, क्या कहते हैं ये जो तजावुज़ात के, क्योंकि आप एक गहरी नज़र रखते हैं और आप मीडिया की फील्ड से भी वाबस्ता हैं, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ये जो मुहिम चल रही है, क्या कहते हैं? कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि जी लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, कुछ कहते हैं जी अच्छा है, कराची शहर की असल शक्ल जो है वो निखर रही है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने एक उसमें कहा था कि कब्जे का एक तरीक़ाकार ये है कि 2 बांस खड़े कर दिए, 2 चटाइयाँ लगा दी कर। इनमें से मैंने खुद होश संभाला जब से शहर के अंदर, मैंने यही देखा है कि किसी जगह कोई वो मार्केटें नहीं थी। मतलब मैं एक पढ़ने जाता था तो नाले पे, ये जो KMC के बराबर में नाला है, इस पे 1 या 2 दुकानें, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 50s की, 2 दुकानें बनते देखी। और उसके बाद वहाँ कराची का सबसे मशहूर लंडा बाजार बन गया उसी नाले के ऊपर, जिसको शायद अभी तोड़ा गया है। इसी तरह मैंने एम्प्रेस मार्केट को भी देखा था शुरू में, जब छोटे छोटे स्कूल जाते थे, देखते थे, सदरा गुजरते थे, खूबसूरत मार्केट नज़र आती थी। उसके बाद वो इतनी कंजस्टेड होती चली गई कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया। अच्छा, अब ये कि बहुत सारे लोग जिनकी ये अनऑथराइज चीज़ें तोड़ी गई हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो अल्टरनेट दें या हमें उसका मुआवजा दें। ये मतलब वो जो
जगह को घेरते वक्त उन्होंने सोचा कि हम नाजायज कर रहे हैं। बहरहाल जो रिहायशी हैं लोग, यकीनी बात है कि बेघर होने से तो वो कोई आदमी नहीं चाहेगा कि बेघर हों, या मेयर साहब भी शायद नहीं चाहेंगे कि बेघर करें और वो रहें। लेकिन जिन्होंने नाजायज कब्जा किया है, थड़े बढ़ा लिए, दुकान अगर इतनी है 10 फुट आगे बढ़ा ली, तो उनके साथ तो ये मैं नहीं समझता कि ये ज्यादती है। उनके साथ जाती नहीं है सर। इसके अलावा मुख्तलिफ शादी हॉल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आर्म फोर्सेस की लैंड्स पे चल रही हैं, मुख्तलिफ रफ़ाई प्लाटों पे चल रही हैं। ये एम्यूनिटी प्लाट्स होते हैं, रफ़ाई प्लाट होते हैं जहाँ पे रफ़ाई आमा का काम होना चाहिए, वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं बल्कि लाखों या आप ये कह सकते हैं करोड़ों रुपए महीने का कारोबार किया जाता है। वो कितना कमा चुके हैं आप ये देखें। अगर वो शोर कर रहे हैं तो जो उन्होंने पीछे कमाया है वो तो करोड़ों रुपए में है ना कमाया हुआ। सर कराची के कुछ सिनेमा ऐसे हैं, बहुत से बैंक्वेट हॉल्स ऐसे हैं, मार्कीज ऐसी हैं, शादी हॉल तो बहुत है जी, जो टूटे भी हैं, तोड़े भी गए, बार बार तोड़े गए। मैं भी 1-2 जगह गया हूँ जहाँ तोड़ दिया फिर दोबारा बन गया। वो कोई दूसरी गवर्नमेंट आई उसने फिर बनवा दिया, तीसरी गवर्नमेंट ने फिर तोड़ दिया, ये भी हुआ है। तो ये सर क्या समझते हैं ये जो इंसदादे तजावुज़ात मुहिम चल रही है, क्या ये कामयाब हो पाएगी या वक्त के साथ साथ इसका भी जोर टूट जाएगा, या फिर दोबारा से अब जिस तरह आप सदर में देखते हैं रोज़ाना तजावुज़ात हटाई जाती हैं, रोज़ाना वो तजावुज़ात कायम कर ली जाती हैं, पथारे लगा लिए जाते हैं, ठेले लगा लिए जाते हैं, हालांकि रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे काम किया जा रहा है। क्या समझते हैं क्या ये इदारों की मिली भगत भी होती है जिनके तहत, क्योंकि ये कब्ज़ा माफिया है सर जो कि बाकायदा प्लानिंग से कुछ ठेकेदार हैं, कुछ लोग हैं जो लोगों को बैठाते हैं उस जगह पे। ये आम मासूम लोगों का काम नहीं होता, ये बाकायदा एक प्लान मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को बैठाया जाता है और चंद लोग हैं जो इसके एवज बाकायदा पैसे लेते हैं, भत्ता लेते हैं। अच्छा, मैंने एक साहब मेरे वाकिफ म्यूनिसिपलिटी के थे बात की कि भाई ये काम जो आज हो रहा है ये तो साल पहले से हो जाना चाहिए था जब इनको बैठाया जा रहा है। कहने की बात ये थी कोशिश हर बार की गई है, लेकिन जब कोई एक चीज लेकर तोड़ने पहुंचते तो स्टे ऑर्डर है हमारे हाथ में होता था, उससे अगली कोर्ट का। लेकिन अब जो माशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब हैं इनके आगे स्टे ऑर्डर कौन देगा? इनसे तो कोशिश की गई कई बार, उन्होंने आज भी जो उनका बयान है कितना सख्त बयान है। दुआ ये है अदलिया के हवाले से अदलिया का रवैया मजबूत रहे, हमेशा अंडर प्रेशर होकर अदलिया कभी काम ना करे और एक अच्छी तरह से यही फजा कायम रहे। तो मैं समझता हूँ एक वक्त में आदी हो जाएंगे लोग कि नाजायज ना कब्जा ना करें, दुकानें ना लेकिन बढ़ाएं। सर फिर भी लोग कुछ हैं जो कि ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के रिटायरमेंट के बाद इन तमाम चीज़ों में ये मुहिम जो चल रही है, सू मोटो नोटिसेज जो चल रहे हैं, शायद इसमें कोई तात्तुल आ जाए या कोई नरमी आ जाए। नहीं, मेरा ये ख्याल है 17 जनवरी को मेरे ख्याल में शायद वो रिटायरमेंट है। लेकिन जो सुनते हैं, हमें पता है आने वाला जो बंदा है उसके बारे में जो सुना ये जाता है कि वो इनको फॉलो करेंगे, इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं। और इनके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट तो पानी का जो मसला इन्होंने उठाया है इस मुल्क के लिए, जो सब भूले हुए थे सियासी उसमें, उसको कभी आज और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। लेकिन काज़मी साहब जिस तरीके का रिस्पांस पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आना चाहिए था, आप ये सोचें कि इतने अरसे में सिर्फ 10 अरब रुपए का जमा होना, हालांकि कराची में, पाकिस्तान में, हमारे इस मुल्क में ना तो मुखैर हजरात की कमी है और ना बिग शॉट्स की कमी है जो कि एक खतीर रकम रखते हैं, लेकिन फिर भी इस डैम के लिए 1400 तकरीबन अरब या 14 अरब डॉलर जमा करने से, मतलब 1400 अरब रुपए जमा करने हैं, जिसमें से अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जमा हुए हैं। आप क्या समझते हैं बहुत स्लो नहीं जमा हो रहा है कि जब तक के लोगों का करप्शन पे एतमाद नहीं रहा, माजी में जो करप्शन हुई हैं उसके बाद एतमाद लूज होता चला गया। वरना आप देखिए माशाल्लाह ये हॉस्पिटल बना है, कैंसर हॉस्पिटल, उसके लिए कितना हैवी एक अमाउंट था जो बना, एक जगह बना, दूसरी जगह बना, तीसरी, मतलब ये होता है कि थोड़ा सा सर मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, थोड़ी सी नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे कराची के इलाके एहसनाबाद के हवाले से। आज हमारे नुमाइंदे सदरुद्दीन शेख यहाँ पे मौजूद भी थे, उनसे ना चाहेंगे और उनसे ये बात करेंगे कि जो एहसनाबाद सेक्टर 1 और उसके अतराफ़ के इलाके जहाँ गटर का गंदा पानी जमा हो गया और ना सिर्फ घरों में दाखिल हुआ बल्कि आज सुबह मेरी हलीम आदिल शेख साहब से भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे बाकायदा लोग रह रहे थे, उन घरों में यानी गंदा पानी मौजूद था और इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो लोग मजबूर थे वहाँ रिहाइश रखने पर। तो बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए सवालिया निशान है इंतज़ामिया पर या हुकूमत पर
कि जो बल्दियाती इदारों का ये काम है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अगर बात की जाए तो उनका ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कराची के तमाम इलाकों में ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी गंदा पानी ना खड़ा हो। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदरुद्दीन शेख। अस्सलाम वालेकुम सदरुद्दीन शेख, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, ये मुझे बताइएगा, कराची का इलाका एहसनाबाद, और ये कहा जाता है कि ये कराची का इलाका एहसनाबाद जो कि प्रीडोमिनेंटली उर्दू स्पीकिंग लोगों के रहने की जगह है, यहाँ पे एक अरसे से गंदा पानी मौजूद था और जो इंतजामिया है वो सोई हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। क्या मंजर आपने देखा आज? सर, के इलाके में पीटीआई की जो एमपी है हलीमा शेख और पीटीआई की जो एमपी है दुआ भुट्टो है, उसने आज विजिट किया है जी। और मैं आपको बताऊं, हैरत की बात ये है कि वहाँ पे छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो उस गंदे पानी से गुजर रहे हैं, और उसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं, मसाजिद में जो नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, उनको शदीद उस गंदे पानी से, उस गलाजत से गुजर रहे हैं। जबकि एमपी दुआ भुट्टो और एमपी हलीमा शेख का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो नारा लगाया है कि हम रास्ते साफ करेंगे, गलियां साफ करेंगे और लोगों को इंसाफ दहलीज पर पहुंचाएंगे, तो ये गंदगी जो है लोगों के घरों तक जा पहुंची है। उस गंदे पानी में जो मुंतखब एमपी है वो उस गंदे पानी में उनके लोगों के घरों में गई है, उनसे उनके हाल हवाल पूछा है। अच्छा, अब इसमें सदरुद्दीन, इस पे काम भी शुरू हो चुका है। चेयरमैन के जो शहरी आबादी है उसने कहा कि ये कराची तो नहीं लग रहा, कोई देहात लग रहा है, लोगों के घरों में वो गंदा पानी वहां पे था, गंदी। सदरुद्दीन शेख, ये बताइएगा कि यहाँ पे काम भी शुरू किया गया है, चेयरमैन डीएमसी ईस्ट मोहित अनवर साहब की जानिब से काम शुरू किया गया है, और ये जो सीवरेज की लाइन है ये डाली जा रही है, तो कोई काम आपको इस तरह का नजर आया है जिसका आगाज किया गया है? जिस इलाके में सर हमने विजिट किया एमपीए भुट्टो के साथ और दीगर जो वहाँ के जो मकीन थे उनके साथ, उस इलाके में तो हमें कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया। चले जी, बहुत शुक्रिया सदरुद्दीन शेख। प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम पर पहुंचता, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। काजिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। हम हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुत से इंशाल्लाह ये आपका जो मसला था इस खाली रफाई प्लॉट के पार्क में बदलने का, ये इंशाल्लाह मसला हल होगा। भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने तवज्जो देने की यकीन दहानी कराई है। जी, बहुत शुक्रिया काजिम साहब। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही रही कि आज के अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इशूज़ हैं, उनको उजागर करें, और जो मकसद होता है वो ये होता है कि इन इशूज़ को हल किया जा सके। अगर इनमें से एक मसला भी हल हो जाता है तो हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को कल शब 11 बजे तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।